आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मैं मुसलमान बोल रहा हूं, हाँ, इसी मुल्क का मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान। मेरी आंखों में झांक कर देखो, गंगा जमनी तहजीब की आबरू हैं हम। मेरे एहसास को खंगाल कर देखो, कसरत में वहदत की सरापा तस्वीर हैं हम। मेरे दिल में उतर कर देखो, सरजमीने हिंद की तकदीर हैं हम। इसी धरती की मिट्टी में सना है हमारा जिस्म, इसी मुल्क की गोदी में परवान चढ़ी है हमारी जिंदगी। और हाँ, मरकर इसी मिट्टी में दफन होता है हमारा वजूद। फिर भी क्यों हमें शको शुबाहत की जंजीरों में जकड़ देते हो? क्यों हर निगाह हमारी तरफ उठती है? क्या हमें अजीम विरासत की फिक्र नहीं है? क्या सरहद के निगहबान नहीं है हम? क्या हमने अपनी जाने निछावर नहीं की? क्या तामीर, तालीम, तरक्की और तब्दीली में हमने अपना किरदार अदा नहीं किया? फिर सवाल क्यों? अब तुम ही बताओ, कैसे मैं अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दूं? क्या किसी दीवाने की तरह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि मैं वतन परस्त हूं? क्या इस पर दुनिया मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी? रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक सुबह की रोशनी है मेरा हिंदुस्तान। हाँ, मैं मुसलमान हूं, हाँ, इसी मुल्क का मुसलमान। तो लगातार जिस तरह से सवाल उठते आए हैं, उसी वाजिब सवाल को हम यहाँ पर उठा रहे हैं। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान होते हुए भी क्यों लगातार मुसलमान को कटघरे में खड़ा किया जाता है? हुब्बुल वतनी से लेकर हर चीज पर उसको लेकर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? वो कितना हिंदुस्तानी है, किस किस बात को लेकर वो ये साबित करता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। और हम तफसीली आपको रिपोर्ट दिखाएंगे इसको लेकर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक राज्यसभा एमपी हैं, सीनियर सहाफी भी हैं। शाहिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल यह है कि आप एक राज्यसभा एमपी हैं, एक सीनियर सहाफी हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी मुसलमान भी हैं। क्या आपके जहन में भी वो तमाम सवाल आते हैं जो एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान के जहन में आते हैं, जिसको लेकर लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता है? नहीं, आते हैं, यकीनन आते हैं और हमेशा से आए हैं, लेकिन मैंने कभी इन सवालों को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, दिमाग जानता है कि मैं मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तानी हूं। मेरी हिंदुस्तानियत मेरी पहचान है। मैं मक्के जाता हूं तो भी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मैं आगे चलता हूं वहां पे, और वहां मैं पहचान कराता हूं हिंदुस्तान की। इसलिए दिल में हमारे कोई एहसास कमतरी नहीं रहना चाहिए, कोई खौफ नहीं रहना चाहिए। ये सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। कुछ सवाल वाजिब भी हैं। मुल्क की तकसीम हुई, उसकी वजह से बहुत से सवालात बने, लेकिन हमें इन चीजों से ऊपर उठ के एतमाद के साथ हिंदुस्तान में अपना फर्ज भी अदा करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां भी। जी, लेकिन शाहिद साहब, हम लगातार ये देखते हैं कि एक खास तरह की आइडेंटिटी बना दी गई है मुसलमानों की। उन्हें सिर्फ मुसलमान ज्यादा समझा जाता है, हिंदुस्तानी कम समझा जाता है। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनके मजहबी मकामात, उनकी हर एक चीज पर लेकर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? लगातार उनकी हुब्बुल वतनी को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये, वो कौन लोग होते हैं जो हुब्बुल वतनी पर मुसलमान के सवाल उठाते हैं? और दूसरा सवाल ये कि आखिर कब तक ये बताता रहेगा मुसलमान कि वो भी यहाँ का उतना ही बाशिंदा है, उतना ही शहरी है जितना और कोई भी? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के तमाम लोग ये सवाल उठाते हैं। एक खास तबका है और एक मीडिया, मैं समझता हूं मीडिया का भी एक हिस्सा है जो इन बातों को ज्यादा उछालता है। वरना मुसलमान उसी तरह से जुड़ा हुआ है हर पहलू से। देखिए, आप ये देखिए कि केरला का मुसलमान उतना ही मलयाली है जितना कि बंगाल का मुसलमान बंगाली है, जितना पंजाब का मुसलमान पंजाबी है, उतना ही तमिलनाडु का मुसलमान तमिल है। और वहां के लिटरेचर को, वहां के खानों को, वहां के लिबास को उसने अपनाया है। तो इसलिए ये सवाल उठाने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं जो खास सियासत की वजह से, और ये पिछले 10, 15, 20 साल से हो रहा है, वरना ये सवाल नहीं उठाए गए हैं मुसलमान से। और ये वक्त मैं समझता हूं निकल जाएगा। मुसलमान को सिर्फ जो है सुकून के साथ इस पे जो है जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इस पे गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल उठाता है तो जवाब दीजिए, और अगर आपकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक पैदा करता है तो आपको अपने अमल से ये साबित करना होगा, और साबित करते आए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कारगिल में जब जंग हुई थी तो 550
हमारे जवान मारे गए थे और 550 में 58 जो थे मुसलमान थे। यानी कि जो मैंने उस वक्त देखा था 8% जो है मरने वाले, शहीद होने वाले कारगिल में मुसलमान थे, जबकि फौज में सिर्फ 2.5% है। तो जहां फौज में 2.5% है तो शहीद होने वालों में सबसे आगे थे। जब मुल्क पे कोई मुसीबत आई है, मुसलमान ने आगे बढ़कर मुल्क की हिफाजत की है, अपने अमल से साबित किया है। इसलिए कोई सवाल उठाता रहे, हम अपने अमल से जवाब देते रहेंगे। बिल्कुल, और सवाल मुसलमान ये भी उठाता रहता है कि वो एक टीचर भी है, वो एक साइंसदान भी है, वो एक एस्ट्रोनॉट भी है, एक इंजीनियर भी है, एक टीचर भी है, वो हर एक वो है जो कोई भी हिंदुस्तानी है। शाहिद साहब, यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगी अपने नाज़रीन को और आपको भी सुनवाना चाहूंगी और उससे आगे फिर मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगी। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा हूँ। मैं भी इस मुल्क का उतना ही हिस्सा हूँ जितना कोई भी इस मुल्क का आम शहरी। मैं आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की में एक अहम हिस्सा हूँ। मुझे हर रोज किसी न किसी बात पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और जवाबदेह बना दिया जाता है उन बातों के लिए जिसका मुझे इल्म भी नहीं या जिसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं। हर रोज मेरे नाम पर वो मुद्दे बनाए जाते हैं जो मेरे लिए गैर जरूरी हैं। मैं किसी के लिए वोट बैंक हूँ तो किसी के लिए नफरत फैलाकर टीआरपी बटोरने का जरिया। हर जगह मैं ही मैं, मेरी बात हो रही है, मेरे नाम पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मेरे नाम पर टीवी डिबेट्स होती हैं, फिर भी कोई मेरी बात नहीं करता। किसी को ये जानने पूछने में दिलचस्पी भी नहीं कि मैं एक आम हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते क्या सोचता हूँ। मेरी पहचान वो बना दी गई है या हर रोज बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा मैं हूँ ही नहीं। मेरा खाना, मेरी मजहबी पहचान, मेरा रोजगार, मेरा रहन सहन, मेरी मजहबी दरसगाहें किसी के लिए परेशानी कैसे हो सकती है? मेरी पहचान है क्या? टोपी, बुर्खा, जिहाद, दकियानूसी नजरिया, 3 तलाक, हलाला या फिर बाकी लोगों की तरह मेरे भी रोजमर्रा के अपने मसले हैं जिनका इन बनी बनाई तस्वुरात से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आम लोगों की तरह पढ़ता लिखता नौकरियां करता हूँ। मुझे भी 24 घंटे अपने मजहब का तमगा अपने सीने पर लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं छुट्टियों में घूमने बाहर भी जाता हूँ। मुसलमान औरतें सिर्फ बुरखे में लिपटी 3 तलाक की मारी नहीं हैं। वो नौकरियां भी करती हैं, गाड़ियां भी चलाती हैं, होटल में भी जाती हैं, सिनेमा भी देखती हैं, गाने भी सुनती हैं, यानी किसी भी आम इंसान की तरह। फिर क्यों एक स्टीरियोटाइप, एक बना बनाया नजरिया मेरे इर्द गिर्द बुन दिया जाता है? मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मेरी जिंदगी होली और दिवाली के रंगों और रोशनी से गुलजार है। जहाँ मेरे हिंदू दोस्तों को मुझसे बात करते हुए बड़प्पन का एहसास नहीं होता, तो मुझे यह एहसास कभी नहीं हुआ कि कोई मुझसे बात कर रहा है तो शायद मुझ पर एहसान है। फिर क्यों मेरे इर्द गिर्द दीवार बनाने की कोशिश हो रही है? मैं एक किसान भी हूँ, एक नौकरी पेशा भी हूँ, एक कारोबारी भी हूँ, एक तालिबे इल्म भी हूँ, एक साइंसदान भी हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ, एक इंजीनियर भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, एक आईएएस भी हूँ, कलाकार भी हूँ, फनकार भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, एस्ट्रोनॉट भी हूँ, एक सियासतदान भी हूँ, वजीर भी हूँ। हाँ, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान भी हूँ और मुझे इस पर फख्र है। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से तेरे शहर में आबाद हैं हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। और शाहिद सिद्दीकी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद साहब, आपने मेरी रिपोर्ट अभी सुनी होगी और आपने सुना होगा कि दरअसल किसके इर्द गिर्द हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ये चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ मुसलमान न रहकर बल्कि उसे एक टीचर के तौर पर जाना जाए, एक मशहूर साइंसदान के तौर पर जाना जाए, उसे इंजीनियर के तौर पर जाना जाए, सियासतदान के तौर पर जाना जाए, एक जर्नलिस्ट के तौर पर जाना जाए। क्या आपको लगता है कि इस पर और काम करने की जरूरत है? ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है सियासत की वजह से, झूठी टीआरपी
टीआरपी की वजह से या और भी कई अलग अलग वजूहात की वजह से? नहीं, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखिए पिछले कुछ सालों से ही ये माहौल बनाने की कोशिश हुई है, वरना हर आदमी महसूस करता है कि मुसलमान जब घर से बाहर निकलता है तो एक टीचर है, एक किसान है, एक मजदूर है, एक साइंसदान है। वो घर से कोई मुसलमान का ओढ़ के नहीं निकलता है। हाँ, घर में जब वो नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है, लेकिन उसके बाद जब जाके दफ्तर में नौकरी करता है तो मुसलमान नहीं है। वहां पे वो एक क्लर्क हो सकता है, वहां पे एक ऑफिसर हो सकता है। अलबत्ता कुछ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। स्टेरियोटाइपिंग जो की जाती है, ये पिछले 8-10 साल की एक पैदावार है स्टेरियोटाइपिंग, जिसमें मुसलमान को टेररिस्ट बना के, अभी जो आप टोपी दिखाती हैं, मैं आपके इस पे भी देख रहा हूं टीवी के ऊपर, बहुत सारे मुसलमानों के जहां सीन दिखाए जा रहे हैं वहां ये टोपी वाले दिखाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमान की टोपी नहीं है, यहूदी टोपी है। ये जो स्कल कैप कहते हैं यहूदी टोपी है, और मुसलमान इसको, अगर आप 10-20 साल पहले कोई भी तस्वीर देखेंगे, पिछले 500 साल की, 1000 साल की तस्वीर देखेंगे, आपकी टोपी कहीं नजर नहीं आएगी। ये टोपी नई पैदावार है, सस्ती होती है, जेब में रख लेता आदमी, इसलिए ये चलने लगी है। तो लेकिन मीडिया ने इस टोपी को मुसलमान की पहचान बना दिया है कि जो टोपी पहनता है वो मुसलमान है, जो टोपी नहीं पहनता वो मुसलमान नहीं है, जो दाढ़ी रखता है वो मुसलमान है, जो दाढ़ी नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है। जबकि मुसलमान हर तरह के रहे हैं और हर किस्म के हैं। तो इसलिए मुसलमानों को भी स्टेरियोटाइपिंग से बचने की जरूरत है, और हर मैदान में मुसलमान साबित कर भी रहा है, और मैं समझता हूं आगे साबित भी करेगा। और अगर ये झूठा जो एक बनाया जा रहा है मुसलमान के बारे में इमेज, ये इमेज टूट जाएगा। ये बहुत देर चलने वाला नहीं है। झूठ के पैर नहीं होते, थोड़ी देर के लिए प्रोपेगेंडा चलता है, लेकिन आखिरकार प्रोपेगेंडा फेल होता है। मुसलमानों को कतन घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी जड़ें इस मट्टी में हैं, और इस मट्टी से वो एक शादाब पेड़ बनके इस मुल्क को जो है फल देते रहे और देते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। सालार साहब है औरंगाबाद से। सालार साहब, बताइए अपना सवाल। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद। बाजी सवाल ये है कि जैसे मैं तो मुस्लिम हूँ जी, और मेरे शहर का इतना अच्छा माहौल है कि जैसे चमन का फूल दिखता हो, ऐसे हम त्योहार भी तो हम साथ में मना लेते हैं। पर अब जब मेरा बच्चा जो है तो टीचर है और वो संस्कृत सिखाता है बाजी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये हिंदुस्तान का माहौल जब देख के ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम ससुराल में, मायके में नहीं है। ऐसी कुछ ऐसा दिल बोलता है कि ये दुआ अल्लाह मेरी सुन ले कि हम सब लोग एकदम चमन में, एकदम खुशहाल, एकदम अच्छे रहे, और सब एक साथ रहे, और भाई भाई की जैसा रिश्ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शाहिद साहब, आपने सुना ये लोगों की तकलीफ भी है। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है टीचर है और संस्कृत पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा पराया भी लगता है, और वो दुआ भी कर रहे हैं। तो ये भी हिंदुस्तान का मुसलमान ही है। नहीं, मुझे लगा कि वो पराया लगता है। वो कह रहे हैं कि मुल्क का माहौल, उनके इलाके का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जमीन पे जब मैं जाता हूं तो दूसरा माहौल होता है, मैं गांव देहात में घूमता हूं वहां दूसरा माहौल होता है, लेकिन जब मैं चैनलों पे आता हूं तो वहां मुझे दूसरा माहौल मिलता है। तो ये हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है जो हमें चैनलों पे या सोशल मीडिया में नजर आती है। ये कुछ एक खास तबका है मिडिल क्लास का कि जो इस माहौल को बना रहा है। ये सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक झूठा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इनकी बात से भी नहीं लगता कि कोई इन्हें खौफ है या इनको कोई परेशानी है। हाँ, खौफ परेशानी थोड़ी बहुत है, यकीनन है, और तासुब है, लेकिन तासुब हर समाज में होता है। हिंदुस्तान के बाहर भी जहां मुस्लिम समाज है वहां पर भी किसी ना किसी नाम से तासुब होता है। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी वगैरह वगैरह के नाम पे तासुब होता है। तो तासुब हम इंसानों की एक बड़ी खामी है, मगर उसके साथ मोहब्बत भी हमारी एक खूबी है। तो ये मोहब्बत जो है वो आखिरकार कामयाब होती है, हिंदुस्तान में भी कामयाब होगी। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। ताजिल जमाल साहब हैं, कादिर जमाल साहब हैं। कादिर साहब, बताइए अपना सवाल। लगता है उनसे हमारा राब्ता टूट गया है। शाहिद साहब, यहाँ पर मेरे पास वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब मैं लौटूंगी तो इसके कई और पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे, और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उसके जरिए हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। फिलहाल ये रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात, और आज हम बहुत अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरह से जी रहे हैं, उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द क्या एक दायरा, एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब बने हुए हैं, लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ कादिर जमाल साहब जुड़ गए हैं कोलकाता से, उनसे बात कर लेते हैं। कादिर साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा कहना है कि सभी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ हैं। जी है जी। हमारा मुल्क, मैं कहूँगा कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। बिल्कुल। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर वो दूसरी तरफ हिंदुत्व की तरफ गामजन है। इससे इस मुल्क को बहुत ही बड़ा खतरा है, और मुस्तकबिल में लगता है कि मुल्क का बंटवारा होने का इम्कान नजर आता है। जब सभी अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए कोशा हैं और मुल्क की जमहूरियत को बचानी चाहती है, तो मेरी राय में सबसे अच्छा और बेहतर फार्मूला ये होगा कि जो भी पार्टी उसकी हिमायत करें। जी जी, है ना। जी शुक्रिया कादिर साहब, अपनी राय आपने हमारे पास रखी। शाहिद साहब, जिस तरह से ये, हालांकि दूसरा मौजू है लेकिन इसी के पस मंजर में है, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ एक जमात है जो लोगों को लगता है कि बांटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ जो तमाम दूसरी जमातें हैं जो दरअसल एक अजीम इत्तेहाद बनने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए और ये एक सही वक्त है उधर जाने का? ये उनका दरअसल सवाल है। नहीं, देखिए, मुसलमानों को जमहूरियत के अंदर ये नहीं कभी कहना चाहिए कि हम किसी को हराने के लिए काम करेंगे। मुसलमानों को मुल्क के लिए वोट देना चाहिए। जो जमातें मुल्क के लिए बेहतर हों, मुल्क के आइन के लिए बेहतर हों, मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर हों, उन्हें करना चाहिए। जहां तक अपोजिशन पार्टियों का ताल्लुक है, उनको भी एक पूरा प्रोग्राम सामने रखना चाहिए कि वो मुल्क को कैसे बचाएंगे, वो मुल्क के आइन को कैसे बचाएंगे, वो मुल्क के सेक्युलरिज्म को कैसे मजबूत करेंगे, बजाय इसके कि वो ये कहें कि हमें फला पार्टी को हराना है, ये फला लीडर को रोकना है। ये जो मनफी अंदाज होता है, नेगेटिव, ये नुकसानदेह होता है। इसका कभी नतीजा मस्बत यानी कि पॉजिटिव नहीं निकलता है। इसलिए चाहे ख्वाजा साहब की सोच हो, चाहे हमारे लीडरों की सोच हो, उन्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव अगर चलेंगे तो नेगेटिव से काम हमेशा बनता नहीं। जी शाहिद साहब, एक और मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को थोड़ा अपने आप को विक्टिमाइज करने की भी आदत पड़ गई है? वो इस दायरे में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, वो बेचारगी से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। इसके वजूहात आप क्या पाते हैं और क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है? देखिए, मैं अफसोस के साथ एक बात कहूंगा कि हमारी सेकुलर जमातें भी पिछले 70 बरस से मुसलमानों को बेचारा बनाती आई हैं। उन्होंने मुसलमान को अपने पैर पे नहीं खड़े होने दिया, मुसलमानों में तालीमी इदारे नहीं खोले। मुसलमानों की तालीमी हैसियत 70 साल में इतनी घटी है कि आज वो नौकरियों में 2.5-3% है। जो एजुकेशन है उसमें हमारी खवातीन तो बहुत पीछे हैं, लड़के भी जो हैं वो कौमी शरह से बहुत नीचे हैं। तो हमारी जमातों ने भी मुसलमानों को पैरों पे खड़ा होने का मौका नहीं दिया और उनके अंदर एक खौफ का एहसास रखा कि अगर हमें वोट ना दिया तो तुम खत्म हो जाओगे, बच नहीं पाओगे। ये जो सोच है, इसने मुसलमानों को एतमाद नहीं पैदा होने दिया। दूसरी मुसलमानों की भी गलती है। उनकी गलती यह है कि उन्होंने जाके अपने पड़ोसी से कुर्बत हासिल नहीं की। वो अपने दायरे के अंदर बंद रहते हैं, वो अपने खोल के अंदर एक शैल में चले गए। उन्हें चाहिए ये कि उनका मदरसा हो या उनकी मस्जिद हो, इतवार के दिन लोगों को, आस पड़ोस वालों को बुलाएं, उन्हें दिखाएं कि मस्जिद के अंदर क्या होता है। वहां पर मुबाहिसे हो कि सेहत कैसे ठीक की जाए, कि वहां पे आई कैंप लगे, वहां पे दूसरे कैंप लगे, वहां नेचर के ऊपर बात हो, एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए उस पर बात हो। ईद बकरीद के मौके पर आप जाके अस्पतालों में फल बांटें, आप जो है गरीबों को जाके कपड़े बांटें। मैसेज जाना चाहिए कि इस्लाम जो है खिदमत का मजहब है, इस्लाम जो है इंसानियत का मजहब है। आप मुंह से कुछ कहते रहे लेकिन अमल से अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लोग आपके अमल से आपके दिन को पहचानते हैं, आपके कुरान करीम से आपके दिन को नहीं पहचानेंगे। वो उनके पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आप गलत करेंगे, आपके मोहल्ले गंदे होंगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो आपके बारे में बुरी राय कायम करेंगे। इसलिए अपने को बदलिए ताकि लोगों के ध्यान में साहब नहीं लग रहा आपको अभी हाल के दिनों में जो फिलहाल माहौल कुछ सालों में बना है, अभी मुसलमानों की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। अभी अगर मैं अभी फिलहाल का ही आपको एग्जाम्पल दूं तो जिस तरह से लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, जो कावड़ निकाले जाते हैं उनकी किस
तरह से खिदमत की जा रही है, खाने से लेकर पानी पहुंचाने से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर तमाम तरह की चीजें उन्हें दी जा रही हैं, इस तरह के ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगातार सामने आ रहे हैं। हमने रमजान में भी देखा था, उसके बाद भी हमने देखा था, ईद मिलन पार्टीज में भी हमने देखा था। तो क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त की जरूरत को समझते हुए ये एक डेलिब्रेट एफर्ट किया जा रहा है? मैं तो इस तहरीक को कई साल से चला रहा हूं और हमारे दोस्त भी मिलकर ये इफ्तार फॉर ऑल राना सफी जी और दूसरे लोगों ने चलाया और मैं भी उनके साथ रहा, जुड़ा। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं और मेरी ख्वाहिश यह है कि बकरीद के मौके पर भी हम जाके इस तरह के काम करें, हम दिवाली और दूसरे मौकों पर भी करें। तो ये मुसलमानों में अब इस बात की समझ आ रही है, देर से आई है लेकिन आ रही है। पिछले जो काम होना चाहिए था 100 साल पहले, वो काम अब आके हम कर रहे हैं। अच्छी बात है, ताकि हमारे लोगों को भी पता लगे इस्लाम है क्या। भाई हमारा कसूर है ना, अगर एक आम सिख को, हिंदू को या ईसाई को पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है, तो वो हमारे बारे में बुरी राय कायम करेगा। हमने तो उसे बताया नहीं, कभी उस तक पहुंचाया नहीं कि हमारा दीन क्या है। खुद हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की। सारी चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है, हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो भी तो उतने ही शहरी हैं जितना और कोई। अगर आपको किसी के मजहब के बारे में जानना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अगर हमें किसी के मजहब के बारे में जानना है तो उनके पास तक जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन नसीम साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका सवाल पहले ले लेती हूँ। नसीम साहब बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, क्या मुल्क के संवारने और बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की ही है? जी। नंबर 2, जो रहनुमा या लीडर जो है किसी भी वो पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी में मुसलमान हो या कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, जी, एक बार पावर में आने के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ और मुसलमान के हक में कभी भी कोई बयानबाजी या मान लिया नहीं कर सकता। तो क्या ये मुसलमानों को आम लीडरों की कमी नहीं है? बस यही 2 सवाल। जी शाहिद साहब, आपने सवाल सुने? जी 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 बिल्कुल। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा कि दिक्कत यह है कि हमारी जो पढ़ी लिखी एक पूरी जनरेशन थी जो तैयार हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने तैयार की थी, वो एक झटके में चली गई पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान। यहां जो मुसलमान रह गया उसके पास तालीम याफ्ता क़यादत नहीं थी, सिर्फ मजहबी क़यादत रह गई या फिर नीचे से जो बेपढ़े लिखे लोग आए वो आए। नतीजा क्या हुआ कि हमने जो लीडर चुन के भेजे, ज्यादातर जो चुन के भेजे, माफ करें, उनमें क्रिमिनल्स थे, उनमें ऐसे लोग थे कि जो सिर्फ इसलिए कि उनके पास कुछ पैसा था। हमने तालीम याफ्ता अच्छे लोगों को चुनकर भेजा नहीं, और हमारी पार्टियों ने भी ऐसे लोगों को चुना कि जिनके मुंह में जुबान ना हो। हमारी सेकुलर पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो मुसलमान जुबान रखता है उसे वो निकाल के बाहर खड़ा कर देती हैं, उसको वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो दोनों वजूहात, पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, सेकुलर पार्टियां भी जिम्मेदार हैं कि मुस्लिम क़यादत अच्छी नहीं पैदा हुई। खुद मुसलमान भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने अच्छे ईमानदार लीडरों को कभी समझा नहीं। यहां तक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को बड़ी मुश्किल थी, उन्हें जितवाने के लिए पंडित नेहरू को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देता था। और कोई भी अगर पढ़ा लिखा मुसलमान मैदान में आता है तो उसे नहीं मिलता। मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के लोग चुनकर आते हैं कि जो दस्तखत भी नहीं कर सकते हैं और जो बोल नहीं सकते हैं पार्लियामेंट में जाके। तो ये भी एक कसूर है। और पहला जो इनका सवाल था, पहला सवाल जी आप कुछ कह रही हैं? पहला सवाल उनका यही था कि क्या हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं की है, मतलब जिम्मेदारी पे था। जी 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 हाँ, जो आप कह रही थी बात, मैं एक बात ये कहूंगा कि यकीनन मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी समझाने की, बताने की, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने अमल से आपको बेहतरीन शहरी बनना होगा। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, आज से 40 साल पहले की बात है, तो मैं अपने साथ के जो लड़के लड़कियां थे उनसे कहता था कि भाई तुम्हें गलती करने का हक नहीं है, तुम्हारी गलती होगी तो पूरी कौम की गलती कराएगी। और दूसरा लड़का कोई अगर गलत काम करेगा तो उस फर्द की, वो श्याम ने किया हो, राम ने किया हो, जॉर्ज ने किया हो, जॉर्ज की गलती कहलाएगी। लेकिन अगर शाहिद सिद्दीकी कोई गलत काम करेगा तो कहेंगे मुसलमान ऐसे होते हैं। तो इसलिए मुझे हक नहीं है, मुझे दूसरों से 21 होना पड़ेगा। और ये दुनिया की हर अकलियत को करना पड़ता है। दुनिया में कहीं भी कोई माइनॉरिटी है, इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, बेहतरीन डेमोक्रेसी में हो, चाहे
पाकिस्तान में हो, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के मुकाबले ज्यादा जवाबदेही होती है, ज्यादा बेहतर करना पड़ता है। लेकिन जब वो बेहतर करता है तो यहूदियों की तरह, पारसियों की तरह, सिखों की तरह सबसे आगे भी चला जाता है। तालीम के मैदान में, इकोनॉमी के अंदर, हर चीज में आपको 21 होना पड़ेगा। 19 होकर आप शिकायत नहीं कर सकते कि साहब मुझे हक नहीं मिल रहा। आप 19 हैं तो आपको दबा दिया जाएगा, आप 21 हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई नौकरी से बाहर नहीं रख सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको प्रूफ तो करना होगा, आपको ये प्रूफ करना होगा, अपना कैलिबर प्रूफ करना होगा और तमाम चीजें आपको बतानी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका कीमती वक्त देने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जुड़ सकते हैं, अपने राय, अपने मशवरे दे सकते हैं। वो आप मौजू हमें बता सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, वो माहिरीन आप बता सकते हैं जो चाहते हैं, जिनकी राय आपके लिए मायने रखती है। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।